दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान होंगे। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये साफ हो जाएगा। जाहिर है अब चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। अब टिकट के वितरण की चुनाव जो आधिकारिक तौर पर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है ये होना है। इससे पहले दोनों ही खेमों में, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है। सीट बंटवारे पर खींचतान है। भले ही एनडीए ये आरोप लगाए कि ये कहे कि उनके बीच सब ठीक है, विपक्षी खेमे में उठापटक है, और वहीं इंडिया गठबंधन ये कहे कि उनके बीच सब ठीक है, एनडीए में उठापटक है। हकीकत ये है कि दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, इस पर अभी फाइनल आंकड़ा, फाइनल जो एक समाधान है ये आना भी बाकी है। चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं का अब ये आखिरी दौर है। नीतीश कुमार लगातार जिस दिन चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया, नीतीश लगातार व्यस्त रहे। पटना में मेट्रो कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उससे पहले मेट्रो का उद्घाटन किया और खुद उस पर सवार हुए डिप्टी सीएम्स के साथ। उससे पहले उन्होंने जो महिलाओं के लिए, रोज़गार के लिए, जीविका के लिए जो राशि थी 10,000 रुपये की, वो राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र की। अलग अलग चरणों में ये राशियां महिलाओं के खातों में बिहार में वो ट्रांसफ़र की गई है। कुछ विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से ये सियासी रेवड़ी है, जिसे चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसे कि माफ़ कीजिएगा कई राज्यों में इसका ऐलान होता रहा है, जनता को लुभाने के लिए और ख़ास तौर पर महिलाओं को लुभाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। और नीतीश को ये उम्मीद है कि इस योजना के ज़रिए महिलाएं एक बार फिर उनके पाले में आएंगी। जिस तरह नीतीश ने पहले भी शराबबंदी लागू की, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, महिला बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, कई योजनाओं का प्रावधान नीतीश ने किया। उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर बिहार में महिलाएं जो किंग मेकर मानी जाती रही हैं वो उन्हें वोट करेंगी। और नीतीश जब 10,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो उनसे ये भी कह रहे थे ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश है। तेजस्वी माई बहन योजना के तहत दांव खेल रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। वैसे दिलचस्प है कि बिहार में चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान के बाद, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, सियासी दल जो मुद्दे उनके थे, जिसका जिक्र आरजेडी कर रही थी, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर बिहार में घूमते हुए कर रहे थे अपनी पद यात्राओं के जरिए, उसमें से बहुत सी मांगे तो नीतीश सरकार ने पहले ही मान ली। अब वो उनका श्रेय ले रहे हैं कि चूंकि हम अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हैं, तो सरकार पर दबाव है। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ लालू और नीतीश, कि लालू से नाराज़ हैं नीतीश को वोट दे रहे हैं, नीतीश से नाराज़ हैं तो लालू को वोट दे रहे हैं, या लालू का अपना परंपरागत वोट बैंक है, नीतीश का अपना वोट बैंक है। और जिस तरह का गठबंधन है उसमें दोनों पक्ष के बीच एक तरह से उनकी एक मोनोपोली थी। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने इसे एक तीसरे मोर्चे के तौर पर, जो बिहार में एक नई बयार लेकर आए हैं सियासत की, और बीजेपी की, जेडीयू के नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक वो खुलासे कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री पर भी चर्चा है। और कई सर्वेस में तो उन्होंने बतौर सीएम उम्मीदवार उन्होंने नीतीश को पीछे छोड़ दिया। तेजस्वी सीएम की रेस में नंबर 1 बने हुए। तो जाहिर है बिहार चुनाव अब वाकई औपचारिक तौर पर उसका जो रण है उसकी शुरुआत हो गई है। और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले एसआईआर की बात हुई। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार की धरती पर आए, पटना में आकर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया, अधिकारियों से बातचीत की, सब कुछ जो एक मशीनरी है, चुनावी मशीनरी, उसका आकलन किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस चुनावी मशीनरी के आकलन के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह बिहार ने एसआईआर को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है, उसे संपन्न कर दिया है। और जिनके भी थोड़े बहुत नाम अभी भी छूटे हैं या जो छूट गए हैं, वो भी जोड़ने की कवायद जब नामांकन है उससे पहले तक ये हो जाएगी और उसके बाद ये प्रक्रिया फ्रीज कर दी जाएगी इस चुनाव तक। तो बिहार की धरती पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिलचस्प है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो नैरेटिव्स चल रहे थे। चुनाव आयोग के एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने ये वोट चोरी के मुद्दे को नैरेटिव आगे बढ़ाया और वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया। वहीं जब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी आए, अमित शाह आए, तो उन्होंने जो उसको एंटी नैरेटिव उसके लिए प्लैंक लिया वो ये था कि ये उनका जो वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम है, ये घुसपैठियों को बचाने की मुहिम है। ये स्ट्रैटेजी पर उन्होंने पिच किया बीजेपी ने। लेकिन दिलचस्प है कि जब चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त से बिहार में, पटना में उनसे इस बारे में सवाल पूछे गए तो उनकी ज़ुबान खामोश रही। उन्होंने सवालों को सुना, एक बार नहीं कई बार, एक साथ जो 3-4 सवाल वो लेते हैं उसमें ये सवाल पूछे गए, लेकिन बहुत ही सहूलियत के साथ जब अमित शाह घुसपैठिए के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार सावधानी से, साफ गोई से इस मुद्दे पर खामोश रह जाते हैं। और एसआईआर में जो वो प्रक्रिया पूरी हो गई, उसमें विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि वोट चोरी को लेकर आवाज़ बुलंद की जाए, अपने कैडर को लामबंद किया जाए। खासकर कांग्रेस के कैडर में जान आई, उसके नेता लामबंद हुए, राहुल गांधी के साथ हुए, आरजेडी पूरे आक्रामक तौर पर नजर आई। और इसका साफ मतलब ये है कि एनडीए के पास 20 साल के शासन का बताने का ये मौका है और एक तरह से एंटी इनकम्पेंसी भी उनके खिलाफ लागू होगी। वही विपक्ष जो सत्ता से बाहर है, वो इसे ऐसे देख रहा है कि अब की बार आर या पार। विपक्ष ये पूरी कोशिश में है कि उसके लिए ये आखिरी मौका मानो है और इस मौके पर उसे ज़ोरदार चोट करनी है। और इसलिए विपक्ष जातीय जनगणना की बात कर रहा है, विपक्ष के नेता कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं और पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, इसकी बातें विपक्षी नेता कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं। और उसमें भी महिलाओं से संवाद के लिए, क्योंकि महिलाएं किंग मेकर मानी जाती रही हैं और महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ रहा है और नीतीश ने भी इसलिए महिलाओं को जीविका दीदी के बहाने महिलाओं को अपनी पाले में करने के लिए उन्हें रोजगार के नाम पर 10,000 रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए हैं। तो एक विकास बनाम वो बात उठाते हैं विपक्ष की तरफ कि उनके जंगल राज की तरफ बात करते हैं, लेकिन विकास हुआ तो कितना हुआ, उसकी रफ्तार क्या रही, नौकरियां मिली तो कितनी मिली, नहीं मिल, क्यों इतने सारे पद खाली हैं सरकारी विभागों में, बेरोजगारी क्यों चरम पर है, बिहार क्यों हर मानक पर पिछड़ा हुआ है अभी भी, और जो विकास हुआ है बिहार में, जो विकास हुआ है उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में कितने पुल गिरे, एक के बाद एक पुल धराशायी होते गए। उस वक्त सत्ता में जो लोग थे, उस वक्त जो अधिकारी थे, उस वक्त जो जिन्हें टेंडर्स दिए गए, उन पर कितनी कार्रवाइयाँ हुई। तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, नीतीश का सुशासन मुद्दा है, नीतीश के सुशासन पे दाग भी एक मुद्दा है। और तेजस्वी तो नीतीश के अचेत होने की बात कर रहे हैं। और बीजेपी इस 20 साल में उन्होंने क्या किया, उसकी बात से ज़्यादा जोर परसेप्शन की लड़ाई में जंगल राज का याद दिलाकर कर रही है। प्रशांत किशोर केजरीवाल स्टाइल में आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ताल ठोक कर आरोप सम्राट चौधरी पर लगाए हैं, उन्होंने ताल ठोक कर आरोप बीजेपी के कई नेताओं पर लगाए हैं, मंगल पांडे पर लगाए हैं, अशोक चौधरी पर लगाए हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, और उनके बारे में इधर उधर की सफाइयाँ भी चुनाव से पहले आ रही हैं। अब अखबार क्या कह रहे हैं, अखबारों ने, बिहार के अखबारों ने, चूँकि अब चुनाव औपचारिक ऐलान हो चुका है, 6 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख को नतीजे, पहला चरण 6 तारीख को, दूसरा चरण 11 तारीख को, और औपचारिक नतीजे जो हैं वो 14 तारीख को। तो जो बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में से एक है हिंदुस्तान अखबार ने जो उस अपना फ्रंट पेज रखा है, वो फ्रंट पेज कुछ इस तरह का है जिसमें
चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये सहरसा का संस्करण है, सहरसा, उसमें वो सहरसा के मतदान के बारे में बता रहे हैं कि सहरसा में 6 नवंबर को मतदान होंगे। और पहले चरण में जानकारी जो है वो अखबारों ने बहुत अच्छे ढंग से मुहैया करवाई हैं लोगों के सामने। हिंदुस्तान ने भी बहुत अच्छे ढंग से मुहैया करी। उसके बाद मैं आपको दैनिक जागरण में दिखाऊंगा। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे ये जानकारी है, जिसमें वो पता, हिंदुस्तान अगर अखबार आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि छठ के बाद विधानसभा चुनाव है। पहले चरण में जो वोटिंग है उसमें 18 जिले की 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं। दूसरे चरण में जो 11 नवंबर को है उसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। तो पहले चरण के लिए जो प्रक्रिया है अधिसूचना की वो 10 अक्टूबर को होगी। नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक हो सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर तक को होगी। 20 अक्टूबर को आप नाम वापसी कर सकते हैं। तो इस पहले चरण में 38 सीटें एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं। और जो जिन जिलों में चुनाव होगा उनमें हैं गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा। ये पहले चरण में यानी 6 तारीख को इन पर वोट पड़ेंगे, 6 नवंबर को। और जो 20 जिले हैं दूसरे चरण के लिए, जिस पर 11 नवंबर को मतदान होगा, वो हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास। और नेताओं के बड़े बड़े जो उन्होंने बयान दिए हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जेडीयू कह रही है कि चुनाव की घोषणा का स्वागत है, जनता फिर से एनडीए सरकार बनाने को उत्साहित है। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि जंगल राज और भ्रष्टाचारी गठबंधन के खिलाफ जनता वोट करेगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये चुनाव की घोषणा नहीं, बिहार के उत्सव की शुरुआत है। वाह, हर बिहारवासी सीएम यानी चेंज मेकर बनेंगे, ये तेजस्वी बयान दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा बिहार के बदलाव का ऐलान है। बिहार के लोग अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार के लिए वोट करेंगे और 2 चरणों में चुनाव बेहतर पहल है। तो ये 40 साल बाद बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो। तो अब दूसरे अखबार पर का हम आपको दिखाते हैं। ये दैनिक जागरण है और दैनिक जागरण ने भी बड़े अच्छे तरीके से डेटा के साथ इसे दिखाया है। फिर जनता की बारी, ये हेडलाइन दैनिक जागरण की है। और हिंदुस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान ने सहरसा में 6 नवंबर को मतदान हेडलाइन के साथ शुरू किया है और चुनाव की घोषणा ये बताया है। दैनिक जागरण ने पूरे डेटा को अपने पाठकों के समक्ष रखा है और ये बहुत उम्दा ये जानकारी जिस तरीके से ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए दैनिक जागरण ने दिया है कि जिसे आप एक बार पढ़ लें तो आपको पूरा डेटा आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मतदान की तिथि तो खैर सबको पता चल गई। ये पहला डेटा आप ये देख लीजिए कि 40 साल बाद बिहार में 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। उसके अलावा फ्रंट पेज पर जो जानकारी है उसमें ये है कि 121 सीटों पर पहले चरण, जो कि हमने आपको बताया, हिंदुस्तान ने भी बताया 122, लेकिन दैनिक जागरण ने जो बताया है वो ग्राफिक्स के ज़रिए और आकर्षक लग रहा है दैनिक जागरण के ग्राफिक्स। और इसमें ये दूसरे चरण में 122 सीटों पर, पहले 121 सीटों पर, यानी कुल 243। अब एसआईआर से संबंधित दैनिक जागरण ने जानकारी दी है कि 69,30,817 मतदाताओं के नाम एसआईआर में काटे गए हैं। 69,30,817। 21,53,343 नए मतदाताओं के नाम इसमें जोड़े गए हैं। यानी 24 की जो मतदाता सूची थी उसमें 7,89,69,844 मतदाताओं के नाम दर्ज थे 24 जून की मतदाता सूची में। और जब फाइनल सूची आई है तो फाइनल सूची में जो आप इसे ग्राफिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक अलग सूची दी है जिसमें कुल मतदाता बिहार में 7,41,92,357 है, जिनमें पुरुष मतदाता 3,92,07,804, महिला मतदाता
49,82,828, थर्ड जेंडर 1725, दिव्यांग मतदाता 7,20,709। ऐसे मतदाता जो 85 साल से अधिक हैं वो हैं 4,03,985, और 18 से 19 साल वाले जो मतदाता जो पहली बार वोट करेंगे वो हैं 14,01,150। इसके अलावा आप पहले ही पेज पर अखबार को पढ़ेंगे तो उसमें जो पहल इसी ने की है, ईसीआई ने की है कि एक मतदान केंद्र पर 1200 से कम वोटर होंगे। 243 सीटों के लिए पहली बार हर सीट पर ऑब्जर्वर होगा। 38 जिलों में 38 पुलिस ऑब्जर्वर होंगे। 243 में 203 सीटें सामान्य हैं, 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को ख़त्म हो रहा है और चुनाव प्रक्रिया इस साल 2025 में 16 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। 20 से 29 साल के युवा मतदाताओं की संख्या जो है 1,63,25,614 है। यानी एसआईआर और ख़ासकर एसआईआर के दौरान जो महिला मतदाता है वो 10,30,577 महिला मतदाता एसआईआर के दौरान ये जोड़ी गई हैं, और उस जिनमें 18 से 19 साल के महिला मतदाताओं की संख्या 5.84 लाख है। तो इस तरह अखबारों ने चुनाव के ऐलान के साथ ही खासकर 2 प्रमुख अखबार जो इस क्षेत्र में पढ़े जाते हैं, जिनके पाठकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मैंने 2 का जिक्र आपके सामने किया। कुछ और अखबारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया होगा, बताया होगा अपने पाठकों को। बेहद डेटा के साथ सिलसिलेवार तरीके से चुनाव के बारे में हर अहम जानकारी दी गई है। अब नज़रें हैं। चुनाव आयोग ने तो अपने पाले में गेंद जो है जो गेंद थी उसे खेल लिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब नज़रें टिकी हैं दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों के ऐलान पर कि कौन पहले सूची जारी करता है। और प्रशांत किशोर का दावा है कि वो किसी भी, चाहे इंडी हो या एनडीए, दोनों गठबंधन से पहले अपने गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, ताकि उन पर कोई ये ना कहे कि जिसको टिकट नहीं मिला वो छूट के प्रशांत किशोर की पार्टी से टिकट पा गया।